अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी कि हमें पता है कि जो रदरफोर्ड है इसने एक मॉडल पेश किया था, यानी कि एटम के मुताबिक इसने बताया था कि एटम किस तरह का है, ठीक है। और अपना पूरा का पूरा मॉडल के बाद उसने एक स्ट्रक्चर दिया था, एटम इस तरह का होता है, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर दुरुस्त है या गलत है ये भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद रदरफोर्ड ने ये मॉडल पेश किया। अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, उससे पहले का ये मॉडल है। अब उसने क्या किया था, एक उसने यानी कि सोने की बारीक सी चादर ली, यानी कि गोल्ड फॉइल, यानी कि बहुत बारीक, को कितनी बारीक थी, 0.00004 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी बारीक वो सोने की चादर थी। उसने ये ली, ऐसे रखी उसको, ठीक है। अब ऐसे उसने एक चादर रख दी इधर से, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारा उसमें से। इधर उसने एक स्क्रीन ली, ठीक है। स्क्रीन यानी कि एल्यूमिनेटेड स्क्रीन, ऐसी स्क्रीन जिंक सल्फाइड की जिसके ऊपर आकर अगर कोई हैवी पार्टिकल आकर पड़ता है, ठीक है, तो ये एल्यूमिनेशन यानी कि ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करती है, एल्यूमिनेट होती है। अब ये हम लोगों ने कोई एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, यानी कि जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल अमिट होते हैं। पोलिनियम ले लिया या रेडियम ले लें, क्योंकि इनमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। अल्फ़ा पार्टिकल किसे कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर ऑफ हीलियम को अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। अब ये यानी कि हमने रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया, इसको कवर किया लेड के ज़रिए, ताकि ये जो इधर से अल्फ़ा पार्टिकल अमिट हो रहे हैं उनको एक बीम में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। अब उसने यानी कि क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, ये उसने एक यानी कि सेटअप लगा लिया। अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से इमिट होना शुरू हो गए, यहाँ पर उसने ऐसे लगाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल थे, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, ये इसमें से निकल गए, यानी कि इसको क्रॉस कर गए। यानी कि ये मैंने ऐसे लगाई थी प्लेट में से गुजर गए, ये ऐसे गुजर गए, ठीक है। ये देखो गुजर गए इसमें से। ये इस तरह, यानी कि ये जो मैंने एटम जो थे, ठीक है, उसके अंदर गोल्ड के अंदर उसमें से गुजर गए। अब कुछ ऐसी रेस थी अल्फ़ा पार्टिकल की जो इसमें से गुजर गई, ठीक है। अब कुछ ऐसी रेस भी थी जो पीछे को वापस पीछे आ गई। ये देखिए ऐसे टकराने के बाद वापस आ गई। लेकिन ज़्यादातर जो रेज़ थी अल्फ़ा पार्टिकल की, जो रेज़ हम लोगों ने इधर से निकाली थी, वो इस गोल्ड फॉइल में से गुजर गई। यानी कि गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उन एटम में से गुजर गए। ये बेसिकली एटम ड्रा किया मैंने, ठीक है। ये एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका। अब क्या किया, वो कुछ रेज़ ऐसी थी जो यानी कि एट अ लार्ज एंगल डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब कुछ ऐसी थी जो मैंने आपको बताया कि पीछे आ गई, वापस आ गई, और बहुत कम ऐसी भी थी यानी कि जो डिफ्लेक्ट होगी एट अ वेरी लार्ज एंगल, ठीक है। अब जो रदरफोर्ड था उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत सारी जो अल्फ़ा पार्टिकल थी, जब उसने उनकी बम्बारमेंट कराई गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो वो सारी की सारी सीधी गुजर गई उस एटमों में से, ठीक है। और इधर जाकर उन्होंने फ्लोरेसेंस क्रिएट किया। अब कुछ ऐसी भी रेज थी जो यानी कि डिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, यानी कि रिबाउंस बैक होगी। अब कुछ ऐसी थी यानी कि जो डिफ्लेक्ट होगी एट अ वेरी लार्ज एंगल, यानी कि ये इस तरह आई, ठीक है। अब इससे टकरा कर एट अ वेरी लार्ज एंगल वो डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि ये बहुत कम थी। ज़्यादातर ऐसी थी जो पास हो गई थी गोल्ड फॉइल में से। अब उनमें से कुछ यानी कि अगर फ़र्ज कर लें कि 98% अगर उसने जो अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारमेंट कराई वो पास होगी, 1% यानी कि वो ऐसी भी 1.5% ऐसी थी यानी कि जो एट अ वेरी लार्ज एंगल डिफ्लेक्ट हो गई, और 0.5% ऐसी रेज थी जो पीछे आ गई। अब उसे कैसे पता चला कि कुछ रेज ऐसी भी हैं जो रिबाउंस होकर पीछे आ रही हैं। उसने यानी कि पूरे का पूरा ये जो मेटल थी, जब वो इसको बम्बारमेंट करा रहा था, सारा का सारा यानी कि इर्द गिर्द उसने कोटिंग की हुई थी जिंक सल्फाइड की, ठीक है। अब बुक के अंदर सिर्फ इतनी डायग्राम बनाई गई है, ठीक है। अब उसके यानी कि 3 ऑब्जर्वेशन की हैं उसने, कुछ ऐसी हैं जो गुजर गई हैं, कुछ पीछे आ गई हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई एट अ वेरी लार्ज एंगल। ये 3 ऑब्जर्वेशन जब उसने देखी, उसके बाद उसने अपने पास्टुलेट पेश किए, ठीक है। सबसे पहले उसका पास्टुलेट ये था कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज़ हॉलो, यानी कि अब बहुत सारी रेज ऐसी हैं जो गुजर गई हैं, ठीक है, एटम में से, गोल्ड फॉइल में से। अब उसने ये देखा कि एटम का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो खाली है, ठीक है। सारी बात है, अगर वो खाली नहीं होता, ठीक है, तो कुछ रेज, ज़्यादातर रेज ऐसा होनी चाहिए थी जो पीछे आ जाती है, डिफ्लेक्ट होती है एट अ वेरी लार्ज एंगल। लेकिन कुछ ऐसी रेज थी सिर्फ जो डिफ्लेक्ट हुई हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी की सारी रेज जो थी वो इसमें से पास हो गई हैं, ठीक है। दूसरी इसका जो पास्टुलेट है वो ये है कि डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्यू रेज शो दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ एन एटम।
उसने यानी कि अब यहाँ पर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है। क्यों? इसने बताया कि जो कुछ रेज़ हैं जो रिबाउंस बैक हुई हैं, ज़ाहिर बात है कोई सेंटर में ऐसी चीज़ है, एक एटम के सेंटर में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो चीज़ें पीछे की तरफ, जिसकी वजह से रेज़ पीछे की तरफ आई हैं, और उसने उस सेंटर को नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, अब जब इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी तो यहाँ पर आकर एक जो एटॉमिक मॉडल था, जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उसने एक मॉडल पेश किया था एटम का, और उसके मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। उसका मॉडल क्या कहता था, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ बेसिकली या स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसने ये कहा था कि ये स्फीयर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। उसने ये कहा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इज़ बेसिकली अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। उसने कहा था कि जो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक स्फीयर नुमा एटम का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे के सारी स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जिसे पॉजिटिव चार्ज को उसने प्रोटॉन कहा था, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ठीक है, जितने यानी कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्योंकि उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। अब उसने ये बात की थी, मसलन जिस तरह हमें पता है कि एक कस्टर होता है, कस्टर के अंदर मेवाजात को एम्बेड किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह अब ये जो मॉडल था इस मॉडल को कहते थे प्लम पुडिंग मॉडल, और ये मॉडल को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि उस वक्त कोई भी मॉडल अभी तक एटम के मतलब आया नहीं था। जब उन्होंने ये पेश किया तो इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और इसने जब एक एटम का मॉडल दे रहा था रदरफोर्ड, तो उसने जब ये न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस एटम के। रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ यानी कि एक सेंटर में पाया जाता है एटम के। ये नहीं होता कि पूरे के पूरा जो एक एटम का सफ़ेयर नुमा हिस्सा होता है कि पूरे के पूरे सफ़ेयर में पॉजिटिव चार्ज आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ठीक है, ये था रदरफोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन है। जारी बात है अगर पूरे के पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाए जाते, ठीक है, तो जब ये रेज उसमें से पास होती तो सारी की सारी उसमें से पास कैसे होगी। चाहिए तो ये था अगर ये मॉडल दुरुस्त था, ठीक है, तो सारी की सारी जो रेज थी वो पीछे की तरफ रिबाउंस होकर पीछे की तरफ आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ये मॉडल जो था इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो जाता है रदरफोर्ड को। अब इसने जो तीसरी अपना पास्टुलेट पेश किया वो थे ये था कंप्लीट रिबाउंस ऑफ एक्स अल्फा रेज शो दैट न्यूक्लियस इज़ वेरी हार्ड एंड डेंस। यानी कि अब कुछ ऐसी रेज भी थी जो बिल्कुल पीछे की तरफ आ गई हैं। अब जारी बात अल्फा पार्टिकल भी एक एनर्जेटिक काफ़ी एनर्जेटिक पार्टिकल है। अब ये रिबाउंस होकर पीछे आया, इसमें पता चला कि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस बेसिकली वेरी डेंस और हार्ड है। क्यों? हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। अब इनका मास देख लें, इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 टाइम ग्रेटर इनका मास है, यानी कि हैवी मास्ड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ड्यू टू दिस फ्यू रेज रिबाउंस बैक। यानी कि अल्फा पार्टिकल की कुछ रेज पीछे चली गई। वजह यही थी कि ये डेंस है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसको इसने सेंटर को जिसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया वो डेंस और हार्ड है। और रदरफोर्ड ने ये बताया कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो उसका पांचवा पास्टुलेट है वो ये है कि साइज़ ऑफ एटम, साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है एटम का। ठीक है, अब अगर एटम का साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियस का उससे भी कई गुना छोटा है। ये उसने सजेशन दी थी, बेसिकली किस वजह से सजेशन दी थी, इसी वजह से क्योंकि कुछ रेज रिबाउंस बैक हुई हैं। इस बिना पर उसने कहा था कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो एटम की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होता है। अब ये तो थी यानी कि उसने जो बात कर दी है रदरफोर्ड ने, ऑब्जर्वेशन जो थी वो 3 ऑब्जर्वेशन थी उसने जो देखी हैं, और उसने जो पास्टुलेट दिए, पास्टुलेट देने के बाद उसने एक और बात अहम बात कर दी। ठीक है, उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब ये बात उसने कैसे कह दिया आप सोचें। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। वो ये भी कह सकता था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर पाए जाते हैं, लेकिन उसने ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है दे रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये बात उसने कैसे कर दी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब न्यूक्लियस और इन दोनों के दरमियान एक फोर्स पाई जा रही है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है। अब अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है तो ये न्यूक्लियस इसको खींचेगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर आ जाएगा तो एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव करने के लिए उसने ये बात कह दी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है।
ठीक है। अब रिवॉल्व कैसे करता है इसको भी तो उसने साबित करना चाहिए था। अब उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर। सेंट्रीपिटल फोर्स ये वो होती है यानी कि घुमाने वाली फोर्स, जो यानी कि सब्सटेंस को एक सर्कल के अंदर घुमाती है, ठीक है। अब जिस तरह हम फ़र्ज़ कर लें जो एक हमारी अर्थ है, अर्थ को और सन का, ठीक है, इनके दरमियान भी एक अट्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है, ग्रेविटी जिसे कहते हैं। अब अगर तो इनके दरमियान ग्रेविटी की फोर्स होती तो अर्थ उसके साथ सन के साथ जाकर अटैच हो जाती, ठीक है। लेकिन अर्थ क्या करती है, उसी फोर्स को यूज़ करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ करती है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर, ठीक है, जिसकी वजह से वो रोटेट कर रही है सन के इर्द गिर्द। अब उसने जो अपना सिस्टम था उसने भी यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको यूटिलाइज करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है जिसकी वजह से एटम स्टेबल है, ठीक है। और इसने जो अपना ये स्ट्रक्चर दिया था यानी कि मॉडल दिया था, उसने कहा था ये जिस तरह सोलर सिस्टम है बिल्कुल इसी तरह ही एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है, जिस तरह सन जो है सन के इर्द गिर्द अर्थ मूव करती है। ये बात उसने यानी कि इस तरह कही थी। तो जब रदरफोर्ड ने ये बात कही, ठीक है, उस दौर के अंदर मैक्सवेल बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी, ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी कि एवरी एक्सेलरेटेड पार्टिकल इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, एवरी अब मैक्सवेल जो है इन्होंने यानी कि एक फ़िज़िक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी मैक्सवेल ने दी है। मैग्नेटिज्म जो है उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा यानी कि रोल है मैक्सवेल का, तो यानी कि बहुत बड़ी शख्सियत है। इन्होंने कहा था कि एवरी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो एक्सेलरेशन जिसके अंदर आ जाती है वो पार्टिकल अमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, वो एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करता है। ये बात 100% ट्रू है, ठीक है, 100% ट्रू है। अब उन्होंने जब ये बात कही, ये बात इधर लागू होती है, ठीक है। ये एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेलरेटेड है, ये एक सर्कल के इर्द गिर्द जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो एट एवरी पॉइंट इट्स वेलोसिटी चेंज, ऐसा ही है ना, यानी कि इसकी वेलोसिटी अगर डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये देखें अब इधर आएगा इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि इस पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन आ गया। अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एवरी एक्सेलरेटेड पार्टिकल एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, तो ये एनर्जी एमिट करेगा कंटिन्यूसली। अब ये अगर एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता जाए तो उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर आकर ये गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह एटम का जो स्ट्रक्चर है वो तो स्टेबल ही नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी कि रदरफोर्ड जो है बेसिकली अपने ये जो इसने कंसेप्ट दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक को यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में, इसने जो ये कंसेप्ट की दिया था इसको पूरी तरह पर साबित नहीं कर पाया कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, तो कैसे रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इस वजह से यानी कि वो स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बयान कर सका। एटम इसके इर्द गिर्द कैसे रिवॉल्व करता है, जो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसे रिवॉल्व करता है लेकिन वो सही तरीके से बयान नहीं कर पाया, और यही जो बात है ये बोहर ने बतवाई, ठीक है ना। अब बोहर मॉडल जब हम शुरू करेंगे उधर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बोहर ने बताया कि एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन किस तरह रिवॉल्व करता है। बातें उसकी सारी ठीक है, ठीक है। उसने ये कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। अब रिवॉल्व तो करता है लेकिन वो बयान नहीं कर पाया उस वक्त, यानी कि लोगों को एविडेंस के ज़रिए बता नहीं पाया कि कैसे मूव करता है। उसने बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट कह दिया कि जो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये यानी कि कन्वर्ट हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स में। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स में ये कन्वर्ट हो जाती है तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये सर्कल के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा तो ये तो है यानी कि एक्सेलरेटेड पार्टिकल। मैक्सवेल की थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त है,
उस थ्योरी के मुताबिक तो ये यानी कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी स्टेबिलिटी को। अब रदरफोर्ड का सबसे पहला जो फेलियर था उसके मॉडल का, उसने जो मॉडल पेश किया वो यही था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि वो एक एटम की स्टेबिलिटी को बयान ही नहीं कर पाया। दूसरा जो उसका फेलियर पॉइंट था वो मैं बताता हूँ आपको इधर। अब जो दूसरा उसका ड्रॉबैक था वो ये था कि उसने कहा था, रदरफोर्ड ने बताया कि जो एक एटम है, एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन स्पेक्ट्रम हम लोग शुरू करेंगे उधर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। इधर देखिए, ये मैंने ले लिया, कोई एक एटम ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ हीलियम ले लेता हूँ, या मैं हीलियम ले लेता हूँ, ठीक है। हीलियम को मैंने लिया, इसके अंदर इसमें से मैंने वाइट लाइट को पास कराया, ठीक है। जब मैंने वाइट लाइट को इसमें से पास कराया, हमें पता है कि वाइट लाइट जो होती है उसके अंदर यानी कि कितने कलर होते हैं, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, यानी कि 7 डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ पाई जाती है एक वाइट लाइट के अंदर। जब ये इसमें से पास कराया तो फ़र्ज कर लें कि इस जो ये हमारे पास एटम है, ठीक है, इसने रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो 6 कलर थे वो इधर नज़र आ गए, ठीक है। यानी कि हमें पता चल गया कि एक लाइन की फॉर्म में लाइन स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम हमने देखा ये एक लाइन स्पेक्ट्रम था जिसमें सेपरेट थी, लाइन सेपरेट थी, यानी कि रेड एब्जॉर्ब हो गया, वायलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, ये सारे के सारे नज़र आ रहे थे। एटम का बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। एटम शो करता है लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन अब इसने जो रदरफोर्ड था इसने ये बताया ही नहीं। लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को अगर फॉलो किया जाए, उसके मॉडल के मुताबिक एटम फॉर्म आ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है। अब अगर उसके मुताबिक बनाएं स्पेक्ट्रम एटम का तो वो बन रहा है कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये बात भी वो रदरफोर्ड अपने मॉडल के अंदर बयान ना कर पाया। ये 2 उसके फेलियर थे, ठीक है। एक फेलियर यही कि वो स्टेबिलिटी नहीं बयान कर पाया एटम की, दूसरा फेलियर ये कि वो ये बात नहीं बता पाया कि एटम का जो एक्चुअल में स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। उसके मुताबिक तो एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई पॉइंट रह गया हो या कोई आपको पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।